जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के कर ही लोग बड़े आदमी बनते हैं। पढ़ना तो एक आपको संस्कार दिलाता है कि आप पढ़ करके इंसानियत के रूप में इंसान को समझ सकें, ठीक है। वरना कई लोग भी पढ़ लिख करके हैवानियत के रूप में काम करते हैं, तो वैसा नहीं करना है, पढ़ लिख करके इंसान के रूप में काम करना है। और समय का उपयोग कीजिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके ही आप समय का उपयोग कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप अच्छे से टाइम दीजिए उसको, अब वो क्षेत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने के सिलसिले से हम बात कर रहे हैं तो इसी सिलसिले में बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम बात करते हैं कब की, कि जैसे में हम ना आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो उसके जो कहानियां है पीछे की, जो उत्तरवर्ती मुगल काल है, वो सब कहानियां को हम देखते चलते हैं ताकि आपको इजली तरीके से समझ में आ जाए और चीजों को अच्छे तरीके से आप ना रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। क्योंकि आज कैसे क्या होते ना कि बच्चे आते हैं, यहाँ ऐसे ये हुआ, इसको ये मारा, ये वैसे नहीं पढ़िए, ठीक है। वैसे पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा कि ठीक है जल्दी में तो इतना खत्म कर दिया हमने, बट आपके दिमाग में स्टोर कितना रह रहा है। तो वही वाला हाल है, बना तो क्वेश्चन लिए बहुत सारे, लेकिन जब एग्जाम में जा रहे हैं तो सब हवा निकल जा रहा है, तो वैसे कोई फायदा नहीं होता है। 30 मार्क, हाँ आप भलुक यहाँ कितना भी क्यों नहीं हो, जब तक एग्जाम में आप 30 मार्क हाँ नहीं बनिएगा ना, तब तक आप तेज नहीं निकल आइएगा, ठीक है। तो रूम पे तो या घर पे तो सब कोई बादशाह होते हैं, एग्जाम में ना प्रॉब्लम होता है। देखिएगा, चीजों को समझिए और चीजों को हम समझाते चलते हैं। देखिएगा, हमें कहाँ तक देखा था कि ये मोहम्मद शाह जो था, ये मोहम्मद शाह कब बना था, 1719 ईस्वी में बना था, ठीक है। ये इसका क्या था कि ये लड़की के फेर में ज्यादा रहता था, लड़की के फेर में ज्यादा रहता था, और ये क्या कहता था, पशु पक्षी ये सब जो है ना, ये सब में इसको इंटरेस्ट काफी ज्यादा था। इसे राजपाट करने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता था जितना इसे मदिरा, मदिरा मतलब समझते हैं, शराब, शराब पीने में, लड़कियों से ऐश मौज करने में, फिर उसके बाद गान बजान में, ये सब में ना बहुत ज्यादा ये माहिर था। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया था कि इसे रंगीला बादशाह बोला गया था। क्यों बोला गया था इसे रंगीला बादशाह बोला गया था? और जो हमने बताया था क्या, कि ये जो सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधु कौन, एक था कौन, अब्दुल्ला खां, एक था कौन, अब्दुल्ला खां, और एक था हुसैन अली खां। ये दोनों का क्या हो चुका था, लपेटा गया था इन्हीं के शासनकाल में। यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या था, सैयद बंधु जो था, उस दोनों का क्या हो चुका था, अंत हो चुका था। क्योंकि सैयद बंधु क्या कर रहा था, किंग मेकर के रूप में राजा बनाने का काम करता था, और इसी के शासनकाल में इन दोनों को क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने देखा था, और हमें पीछे की कहानियां को आकर के लेकर के चलना है, ठीक है। अब हम बताते हैं कब, कि एक है कम्बाला का युद्ध, ये कम्बाला का युद्ध, ठीक है। ये कम्बाला का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। देखिएगा, इसके पीछे कहानियां जो है वो कहानियों को बता देते हैं। देखिए, ऐसे भी कई बच्चे क्या होते ना है कि कम्बाला का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, अभी पढ़ा फिर भूल गया, तो फिर उस एग्जाम में नहीं याद आ पाते हैं। थोड़ी सी इसके पीछे कहानियां है ना, वो कहानियों को आप भले समय लगेगा, लेकिन आपको वो ज्यादा दिन तक टिकेंगे। क्या होता है देखिएगा, कि 1736 ईस्वी की बात है, कि 1736 ईस्वी में एक ईरान का शासक है कौन, नादिर शाह, ठीक है। ये नादिर शाह बनता है, और ये काबुल को, फिर उसके बाद पंजाब को काफी आक्रामक रूप से जीतते हुए क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। काफी आक्रामक रूप से ये जीतते हुए आगे बढ़ रहा था, ठीक है। जब आगे बढ़ ही रहा था, तो ये पंजाब के आगे पहुंचता है कम्बाला नामक स्थान पर। तब इसे खबर किसे होती है, दिल्ली के बादशाह उस समय कौन बना हुआ है, अभी देख ही रहे हैं कि 1719 ईस्वी में बना है, और इसकी मृत्यु कब होती है, 48 ईस्वी में। ये घटना कब का बता रहे हैं हम, 1739 ईस्वी का घटना बता रहे हैं। ये काफी आक्रामक रूप से क्या होता है कि नादिर शाह जो होता है आगे की ओर बढ़ता है, पंजाब को जीतते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तब अपने राजपाट को बचाने के लिए कोई भी राजा रहे, वो तो मेहनत तो करेगा ना, कोशिश तो करेगा ना। तो यही मोहम्मद शाह, जिसको अब रंगीला बादशाह बोलते हैं, ये 80,000 की सेना लेकर के इसके खिलाफ चल देता है। किसके खिलाफ चल देता है, नादिर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए चल जाता है, ठीक है। तो एक तरफ अब कौन है, तो एक तरफ है रंगीला बादशाह, और दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ है यही नादिर शाह। ये नादिर शाह, दोनों के बीच में क्या, कम्बाला का युद्ध होने के लिए गया हुआ है। अब एक कौन कौन है,
नाजी मुल्क। ये नाजी मुल्क क्या करता है, ये नाजी मुल्क की सहायता से ये क्या करता है, इसे के पास जाता है। नाजी मुल्क क्या होता है कि नाजी मुल्क की सहायता से ये रंगीला बादशाह क्या करता है कि एक संधि करता है, ठीक है। उस संधि के तहत क्या होता है कि लड़ाइयां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब कि कुछ हस्तक्षेप करता है ये कौन, नाजी मुल्क। नाजी मुल्क हस्तक्षेप करता है कि लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करना है। और इसका मकसद क्या था, मकसद सिर्फ यही था क्या, इसे पैसा लेना। इसे मकसद सिर्फ एक ही था, किसे, नादिर शाह को, कि पैसा कमाना। ये आता था तो क्या करता था कि बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा लूट करके ले जाता था। अब ये व्यक्ति नाजी मुल्क को क्या करता है, ये रंगीला बादशाह क्या बदल देता है, मीर बख्श का क्या दे देता है, पद दे देता है। ये मीर बख्श जो था उस समय सैन्य विभाग, जो सेनापति होता ना, उसी को बोला जाता था। मीर बख्श का क्या दे देता है, पद दे देता है। अब इसी के तरफ का एक और व्यक्ति है सआदत खां। सआदत खां, ये सआदत खां जो है ना, जब इसे पद दे देता है मीर बख्श का, तो ये व्यक्ति रुस जाता है। कौन, यही सआदत खां। क्यों रुस जाता है, क्योंकि ये मीर बख्श का पद ये खुद चाहता था, क्योंकि ये चाहता था कि मीर बख्श हमें बना दिया जाए। कौन चाहता था, ये यही चाहता था सआदत खां, कि मीर बख्श का जो पद इसे दिया गया है, ठीक है ना, किसे, नाजी मुल्क को, वो हमें दे दिया जाए, यानी खुद बनना चाहता था। अब ये व्यक्ति किससे नाराज हो गया, यही रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। अब नाराज हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो खुरपातियां करेगा ये। तो खुरपातियों में क्या कहता है ये सआदत खां नादिर शाह को कि सुनो, नादिर शाह कहता है कि बोलो। ये सआदत खां क्या बोल रहा है नादिर शाह को कि सुनो, तुम्हें ये संधि हुई ना, इस संधि के तहत तुम्हें 20 लाख ही नहीं मिला है। अगर तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे ना, तो अभी दिल्ली में कौन बादशाह है, यही मोहम्मद शाह। अगर तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे ना, तो तुम्हें 20 लाख नहीं 20 करोड़ मिलेंगे। कितने, 20 लाख नहीं 20 करोड़ मिलेंगे। जैसे ही ये बात नादिर शाह सुनता है, इसके मन में लग जाता है कि अच्छा, अब हमें दिल्ली पर आक्रमण करना चाहिए। अब दिल्ली पर क्या करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। तब क्या होता है कि यही नादिर शाह दिल्ली पर क्या कर देता है, फिर कुछ समय के बाद 1739 ईस्वी में दिल्ली पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। अब जब दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, तो अब वहां ये किसे क्या करता है, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह आप बोल रहे हैं, उसको हरा दिया। क्योंकि आक्रमण कर दिया, ये तो कमजोर शासक था ही, और हार ही जाता है। हारने के बाद ये क्या करता है कि कोहिनूर हीरा जो आप बोल रहे हैं ना, कोहिनूर हीरा, ये कोहिनूर हीरा यहाँ से ये लेके चला जाता है। फिर उसके बाद क्या है, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस जो था, ये शाहजहां ने जो गद्दी बनाया था बैठने के लिए, वो भी अपने साथ लेके चला जाता है। और कई करोड़ रुपया भी लेकर के अपने साथ ये जाता है। मात्र कितना दिन ये रहता है, 57 दिन रहता है। अब ये जब ये दिल्ली में आया था, जब दिल्ली में आया था तो 57 दिन दिल्ली में रहा था। 57 दिन में ना बहुत तहलका मचा करके रख दिया था। जब ये सत्ता स्थापित किया, 57 दिन रहा उसमें, तो उसमें ये अफवाह उड़ गया। अफवाह क्या उड़ गया कि नादिर शाह जो है, ये नादिर शाह चल बसा है। दिल्ली की जनता में ये अफवाह उड़ गई कि नादिर शाह मर चुका है। अब जैसे ही अफवाह उड़ जाती है, तब नादिर शाह के 700 सैनिक को, जो इसके विरोधी हैं, वो क्या कर देते हैं, मार देता है। जैसे ही अफवाह उड़ता है कि नादिर शाह मर गया, तो नादिर शाह मर गया तो राजा के डर से क्या होता है ना, कि विपक्ष वाले लोग उसको छूने के लिए छोड़ देते हैं, नहीं छूते हैं, मतलब डर से नहीं छूते हैं। अब इससे पता चला कि नादिर शाह मरिए गया है, इसके सैनिक को काहे नहीं मार दे, क्यों रहने दे। तब क्या करता है कि एक विरोध दंगा भड़कता है, और इस दंगे में क्या होता है कि ये 700 सैनिक को क्या कर देता है, ये मार देता है। और जब मार देता है तो नादिर शाह मरा नहीं था, केवल अफवाह उड़ा था। अब ये क्या करता है कि पूरे दिल्ली में कत्लेआम मचा देता है। काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं, एकदम जहां देखो सीधा काटने की ऑर्डर दे देता है कि जिसे देखो सीधा काट दो। पूरे कत्लेआम मचा देता है, बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा देता है। फिर उसके बाद ये मोहम्मद शाह जो है, ये मोहम्मद शाह नादिर शाह को आग्रह करता है, हाथ जोड़ करके आग्रह करता है कि जो आप कत्लेआम मचा रहे हैं ना, ये बंद कर दीजिए।
क्योंकि राजा माफी मांगता है और राजा राजा इसे माफी मांग रहा है कि ऐसे मत कीजिए, लोग की जाने जा रही है। तो फिर ये नादिर शाह क्या होता है, मान जाता है। और मान जाता है, फिर इसका एक बेटी है मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह का एक बेटी है, और यही मोहम्मद शाह की बेटी जो है और फिर नादिर शाह का एक बेटा है, ये दोनों की क्या होती है, शादियां हो जाती है। ये दोनों की क्या हो जाती है, दोनों की शादियां हो जाती है। और दोनों की शादियां हो जाती है तो फिर 57 दिन के बाद ये क्या होता है, ये नादिर शाह मोहम्मद शाह को राजा दिल्ली का घोषित कर देता है और फिर चला जाता है। क्योंकि 57 दिन रहा तो 57 दिन तक तो यही ना रहा था। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मुगल की सत्ता कुछ समय के लिए दिल्ली में समाप्त हो चुकी थी ना। तो हाँ, बिल्कुल हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ आप देखें कि 57 दिन रह रहा था, तो 57 दिन तो शासन तो यही किया था। अब क्या होता है कि नादिर शाह का ये मेन बात है कि मकसद एक ही था कि पैसा लूटना, तो यहाँ पैसा लूट लिया बहुत सारा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये चला जाता है, चला जाता है तो फिर राजा किसे घोषित कर देता है, फिर बोलता है कि ठीक है तुम ही रहो, ऐसा नहीं है कि हम ही रहेंगे, हमें जो हमें लेना था वो हमने ले लिया, अब राजा तुम रहो। अब इसको राजा बना देता है और फिर क्या होता है, ये चला जाता है। फिर चला जाता है कहाँ, तो ये क्वेश्चन ये पूछेंगे ना कि ये नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1739 ईस्वी में। नादिर शाह जब आक्रमण किया था तो उस समय मुगल साम्राज्य कौन था, तो उस समय मुगल साम्राज्य कौन था, मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रंगीला बादशाह। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था, तो ईरान का रहने वाला था। बस 3-4 क्वेश्चन ही ये बनते हैं। ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा समय लगा, बट क्या हो गया ना कि आपको दिमाग में इजीली बैठ गए। अब ये बहुत मुश्किल से दिमाग से आपको निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह पलटेगा ना, तब आप उसे हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये क्या होता है कि नादिर शाह क्या होता है, चला जाता है। अब इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब नादिर शाह क्या हो जाता है, चला जाता है। और नादिर शाह जब चला जाता है तो कुछ समय के बाद क्या है, यानी कई वर्षों के बाद, 39 की ही बात हो रही है, तो 48 में क्या होता है कि मोहम्मद शाह का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जब मोहम्मद शाह का मृत्यु हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई शासक बनेंगे ना मुगल के, तो हाँ मुगल के तो कोई शासक बनेंगे ही बनेंगे। तो फिर उसके बाद मुगल का शासक कौन बनता है, यही अहमद शाह बनता है। ये अहमद शाह बनता है। अब फिर देखिएगा 1748 ईस्वी में किसकी मृत्यु होगी, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो अब इसके बाद कौन बनेगा, तो मोहम्मद शाह रहा कब, 1719 से 1748 ईस्वी तक कौन रहा, ये मोहम्मद शाह, जिससे हम लोग रंगीला बादशाह बोलते हैं। अब इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो फिर इसके बाद कौन शासक बन रहा है, तो यही बन रहा है अहमद शाह, अहमद शाह। ठीक है, ये अहमद शाह बनता है। और ये अहमद शाह रहता कब है, 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। अब देखिएगा अहमद शाह में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ था। जिस तरह से नादिर शाह क्या करता था कि जो भारत में लूटने का काम करता था, तो उसी वक्त क्या है कि अहमद शाह क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये नादिर शाह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो जो अहमद शाह जो है, ये अहमद शाह जिस तरह का नीतियां नादिर शाह के था कि आक्रमण कर करके लूट मात फसाद करना, उसी तरह की नीतियां को जारी कौन रखता है, यही अहमद शाह जारी रखता है। और यही अहमद शाह जारी रखता है। और जारी रखने के क्रम में क्या होता है कि ये फिर क्या करता है कि ये पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीत लेता है। यानी इंडिया का जो कुछ क्षेत्र कौन था, पंजाब, ये पंजाब को क्या होता है, जीत लेता है। और जब जीत लेता है तो जीतने के बाद में क्या होता है कि फिर ये किसे अपना जो क्या होता ना है, किसे दूत बोलते हैं, दूत बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसे, दूत बोलते हैं। तो ये दूत जो बना के चला गया था, नजीब उस दौला, नजीब उस दौला, ये नजीब उस दौला को क्या कर देता है, अपना दूत बना करके रहने देता है। यानी पंजाब के क्षेत्र में अपना दूत किसे बना देता है, तो पंजाब के क्षेत्र में इसे बना देता है नजीब उस दौला को। एक बार फिर से बताते हैं, देखिएगा, ये अभी अहमद शाह दिल्ली का शासक है, कोई दिक्कत, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये अहमद शाह दिल्ली का शासक है, और दिल्ली का शासक है। और इसी के क्रम में क्या होता है, इसी के शासन काल में होता है ना कि ये अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली,
ये अहमद शाह अब्दाली जो है, ये अहमद शाह अब्दाली क्या करता है कि आक्रमण करता है दिल्ली पर, यानी भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर जब आक्रमण करता है तो ये पंजाब के कुछ क्षेत्र को, जिसमें यहाँ पे इंडिया है तो ये पंजाब के कुछ क्षेत्र, यहाँ जिसमें पंजाब ना आज पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, तो ज्यादा जो परसेंटेज है ना, ज्यादा क्षेत्र वो आज पाकिस्तान में पड़ते हैं, इंडिया में कम क्षेत्र है पंजाब का। अब ये पंजाब के क्षेत्र में क्या करता है कि इसे जो दूत बनाकर दे देता है, यानी इसका प्रतिनिधित्व देखने के लिए दे देता है किसे, नजीब उस दौला को, नजीब उस दौला को दे देता है। तो यानी ये किसका दूत है, तो ये दूत किसका है, तो ये दूत है किसका, तो ये है अहमद शाह अब्दाली का। ये दूत किसका है, तो अहमद शाह अब्दाली का ये दूत है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अहमद शाह अब्दाली को के समय में जब शासन हमला किया था, तो हमला करने के बाद में क्या होता है कि इसको अब राजा बनने नहीं देता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसका भी काम क्या था, अहमद शाह अब्दाली को पैसा कौड़ी लूट करके इंडिया से लेकर के चले जाना। अब क्या था कि अहमद शाह अब्दाली फिर पैसा कौड़ी लूटता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि अहमद शाह जो अभी जो राजा था उसे नहीं बल्कि किसे फिर राजा बना देता है, राजा घोषित करता है, फिर यही आलमगीर द्वितीय को। यानी इसे अब राजा नहीं घोषित करता है, अब जो घोषित करता है ये कौन होता है, ये आलमगीर द्वितीय को। तो देखिएगा आलमगीर द्वितीय। अब यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये बनेंगे ना कि अहमद शाह अब्दाली के बाद कौन राजा बन रहा है, तो यही आलमगीर द्वितीय, इसे राजा घोषित कर देता है। यानी मुगल का राजा अब कौन हो गया, तो आलमगीर द्वितीय। अब देखिएगा आलमगीर द्वितीय जो है, तो हमने बताया था कि आलमगीर द्वितीय का किस जो मतलब कि 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसी के समय ने यह है। देखिए 1754 से लेकर के 58 के बीच में है और 1757 का प्लासी का युद्ध हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह कौन है, तो यही आलमगीर द्वितीय है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वास्तविक नाम कभी कभी पूछ देता है, यानी मूल नाम क्या था। तो मूल नाम की बात करते हैं तो मूल नाम इसका जो था ना, ये मूल नाम था क्या, अजीजुद्दीन। क्या था इसका नाम, अजीजुद्दीन। तो ये नाम को आप ध्यान में रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं तो हम कंफ्यूज दूर कर देते हैं, ठीक है ना। क्या है आलम, तो आलम क्या है, जैसे में अपना पूछते हैं किसी को आलम क्या है, तो अजी ठीक नहीं है या अजी अच्छा है, ये बोलते ना है। तो जैसे ही बोलेगा आलम तो आलम से ऐसी आएगा कि अजी, तभी तभी दिमाग में आपको क्लिक कर जाएगा, अच्छा ऐसा ऐसा बात था। देखिएगा हम जरूरी नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से, लेकिन थोड़े से आपको मदद जरूर कर देंगे। इसे बोलते हैं ना निमोनिक टेक्निक। इससे क्या होगा कि आप चीजों को लंबे समय तक याद कर पाइएगा और वहां पे आप जोड़ पाइएगा। मान लीजिए कि भूल भी जाते हैं तो भूल जाते हैं ना, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना कि आप भूल जाइएगा। एग्जाम में प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं आप अभी आपको लग रहा हो कि घर पे याद कर लिया तो वहां पे नहीं भूलेगा, इतना ज्यादा भूलिएगा ना कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या सच, यकीन नहीं होगा। जो बहुत ज्यादा अच्छा से याद होगा ना वो भी आप भूल जाइएगा। तो थोड़ा सा टेक्निक के तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए, आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगे, ठीक है। तो इसका वास्तविक नाम क्या है, अजीजुद्दीन है, ठीक है। अब ये अजीजुद्दीन है, अब फिर इसके बाद कौन बनता है शासक, तो इसके बाद शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। अब ये शाह आलम द्वितीय क्या करता है, शासक बनता है। अब इसकी कहानियां हम थोड़ा देर के लिए रोक देकर चलते हैं, अब इधर आते हैं, ठीक है। अब ये अहमद शाह अब्दाली अपना दूत किसे बना के देखा है, नजीब उस दौला को, यानी पंजाब का दूत इसे बना करके चला गया है। अब क्या होता है कि 1758 ईस्वी की बात है, कब की बात है, 1758 ईस्वी की बात है, ठीक है। तो 1758 ईस्वी की बात है, यानी आलमगीर अब हट चुका है, आलमगीर अब हट चुका है। अब क्या होता है कि ये मराठा जो सरदार है, मराठा सरदार, ये मराठा सरदार उस समय कौन था, तो रघुनाथ। ये रघुनाथ राव क्या करता है कि आता है दिल्ली, और दिल्ली जो इसका जो दूत बैठा हुआ है अहमद शाह अब्दाली का, नजीब उस दौला, उसे भगा देता है, चल निकल तू इंडिया में यहाँ पे क्या कर रहा है। ये मराठा सरदार आता है, जैसे में देखिए ये यहाँ तक मराठा सरदार अपना क्षेत्र को अभी बढ़ा ले चुका है। अब ये पंजाब के क्षेत्र में आता है और दिल्ली तो नजदीक में ही है यहाँ से, तो अब यहाँ दिल्ली में आता है और ये पंजाब में जो नजीब उस दौला यहाँ पे ये बैठा हुआ है,
ये नजीब उस दौला इसे क्या कर देता है कि भगा देता है। नजीब उस दौला को क्या कर देता है कि भगा देता है कि चल निकल, तू इंडिया में क्या कर रहा है, यानी पंजाब में तू क्या कर रहा है। अब जैसे ही भगा देता है, जैसे आप किसी भी दूत को अगर आप हमला करते हैं तो उस देश पर हमला माना जाता है, या अगर आप दूत का अपमान करते हैं, जैसे में क्या होता था ना कि जैसे में आप रामायण में देखे होंगे कि राम जी का दूत बन करके कौन जाते थे, हनुमान जी जाते थे। और अगर आप दूत से बदसलूकी कर रहे हैं, यानी दूत को अगर आप बेइज्जती कर रहे हैं, तो समझिए कि उस राम का आप बेइज्जती कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ भी होता है, दूत का अपमान समझिए कि उस राजा का अपमान। तो अब ये क्या था कि नजीब उस दौला को क्या करता है कि ये मराठा सरदार है, इसे भगा देता है, यानी पंजाब से भगा देता है कि चल निकल। अब इसी का प्रतिरोध लेने के लिए, यानी बदला लेने के लिए क्या होता है कि 1761 ईस्वी में, कब 1761 ईस्वी में पानीपत नामक स्थान पर क्या होता है, यही मराठा सरदार यानी मराठा के बीच और किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध जानते हैं। अब समझ में आ गया मामला कि क्यों हुआ था तृतीय युद्ध, सो समझ गए ना। और इसी में क्या होती है कि पूरी तरह से मराठा की भी रीढ़ टूट जाती है, और ये अहमद शाह अब्दाली का भी रीढ़ टूट जाता है, और इसी से यह तय हो जाता है। जैसे में कोई युद्ध होता है तो आप जानते हैं कि ये तय होता है कि अब उस क्षेत्र पर शासन कौन करेगा। लेकिन ये 1761 ईस्वी का पानीपत का जो तृतीय युद्ध हो रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि जो मराठा सरदार को लग रहा था कि पूरे भारत पर यह शासन करेगा, क्योंकि अब मराठा सरदार जो होता है पानीपत के तृतीय युद्ध में हार जाता है, तो अब पूरी तरह से भारत पर शासन करने लायक नहीं रह जाता है। पूछेगा क्यों, क्योंकि बहुत सारे सैनिक युद्ध में क्या होते हैं, मारे जाते हैं, धन अपार की बहुत ज्यादा क्षति होती है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि शासन चलाने के लिए सैनिक भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। अब ये अहमद शाह अब्दाली की भी बहुत सारी सेना क्या हो चुकी थी, मारी जा चुकी थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब हमने देख लिया। अब इसको यहीं तक हम क्या करते हैं, स्टॉप करके रखते हैं, ठीक है। अब हम किधर आ जाते हैं, मुगल की ओर आ जाते हैं। तो अब खुद देखिएगा कि 1761 ईस्वी में हो रहा है, तो अब खुद देखिएगा कि शाह आलम द्वितीय कब बन रहा है, तो शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी में बनता है और 1806 ईस्वी तक रहता है। तो अब बताइएगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तब उस समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। समझ में आ गया ना। देखिएगा रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम कई बार बताए हैं कि बिल्कुल नहीं रटना है, चीजों को आप समझते चलिए, वो ताकि अगर आप रट लीजिएगा तो अलग तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फंस जाइएगा, फिर विकेट गिर जाएगा, विकेट गिर जाएगा तो समझ ही रहे। अब क्या होता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन है, तो यह है शाह आलम द्वितीय। फिर उसके बाद क्या होता है, 1764 ईस्वी का युद्ध होता है। 1764 ईस्वी का युद्ध क्या होता है, जिसमें बक्सर का युद्ध जिसे बोला जाता है। तो बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो यही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो, और भारत की तरफ से तीन जो राजा की सेना था, कौन कौन, एक तरफ सेना कौन था, एक तरफ सेना कौन था, शाह आलम द्वितीय का सेना, फिर उसके बाद मीर कासिम का सेना, फिर उसके बाद अवध का नवाब शुजा उद दौला का सेना। अब देखिएगा कैसे अंग्रेज जो है ना भारत पर इसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है सब, ताकि देखिएगा 1761 ईस्वी में तो ये तो तय हो गया कि मराठा अब भारत पर राज नहीं करेंगे। 1761 ईस्वी में तो ये तो तय हो, क्योंकि यहाँ पे मराठा की बहुत ज्यादा क्षति हो चुकी है। 1761 ईस्वी में काफी ज्यादा क्षति हो चुकी है और काफी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, और चिट्ठी में यह साफ साफ आता है वहां से कि हजारों चूड़ियां सूनी हो, हजारों मांग सूनी हो गए, हजारों बहनों की कंगन की चूड़ियां क्या हो गई, टूट चुकी है, यानी बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो उस समय ये चिट्ठी आता है, उसी में ये बात क्या हो जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ से तो तय हो गया। अब 1764 ईस्वी में यहाँ से अंग्रेज जीत जा रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ से तो रास्ता खुलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब एक तरफ तीन गो सेना हार गया है, शुजा उद दौला भी हार गया है, फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय भी हार चुका है, फिर उसके बाद मीर कासिम भी हार चुका है, इधर से मराठा भी हार चुका है।
तो जो बड़े बड़े जो सेना थे, जिनको लगता था कि ये भारत पर राज कर पाएगा, वो तो अब हार चुका है। तो आप समझ कह सकते ना है कि यहाँ से रास्ता पूरी तरह से अंग्रेज के लिए क्या हो गया, खुल गया। यानी अब ये साफ पता चल गया कि अब भारत की भाग्य किसके हाथों में आ चुकी है। तो यही भारत की भाग्य अब अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी है। यही 1764 ईस्वी का युद्ध जीतने के साथ ही। देखिएगा, हमने इतना सारा इसलिए बताया और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हिस्ट्री पूरी तरह से पता चल सके। रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अच्छा, ठीक है। अब क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि बक्सर का युद्ध होता है, जिसके बाद क्या होती है कि 1765 ईस्वी का क्या होता है, इलाहाबाद का संधि होता है। अब जैसे ही इलाहाबाद का संधि होता है, जिसमें हमने बताया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त किसे मिल जाता है, तो अंग्रेज को मिल जाता है। बिहार, फिर उसके बाद बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा का दीवानी प्राप्त किसे मिल जाता है, ये सब अंग्रेज को मिल जाता है। देखा था ना। अब क्या होती है कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक, इसे थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं, ठीक है। कब की बात हम बता रहे हैं कि 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक की बात बताते हैं। तो ये अंग्रेज के संरक्षण में रहता है 1765 से लेकर के कब तक, 72 ईस्वी तक। कौन, तो यही शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय कहाँ का राजा है अभी, तो ये मुगल का राजा है। ये किसके संरक्षण में रहता है, तो ये संरक्षण में रहता है किसके संरक्षण में, तो अंग्रेज के संरक्षण में। तो कहाँ में रहता है अभी, तो इलाहाबाद। तो आप बोलिएगा कि ये दिल्ली का शासक है मुगल साम्राज्य, तो इलाहाबाद में क्या कर रहा है भाई, पूछिएगा ना कि ये इलाहाबाद में क्यों कर रहा है, इतना साल से आखिर रह रहा है। आप बक्सर का युद्ध भी बता रहे थे तो उस समय भी बोले थे कि ये इलाहाबाद में है, तो यहाँ क्या कर रहा है, तो बताते हैं क्या कर रहा है। देखिएगा, अब जिसमें हमने बताया था कि वजीर एक क्या था, पद था। तो वजीर का जो पद था, ये जो वजीर इसका था, ये वजीर जो था ना, शाह आलम द्वितीय को यहाँ दिल्ली घुसने नहीं देता था, यानी इसको चढ़ने ही नहीं देता था, भगा के रखता था। तो इसीलिए ये क्या था कि इलाहाबाद में ये रहता था। और संरक्षण किसे प्राप्त, जिसमें अब वजीर का पद जो है, ये वजीर जो बना हुआ है, ये वजीर इसको घुसने ही नहीं दे। तो इसीलिए अब इसे भी तो डर है ना कि हमें कोई मार ना दे, तो हमें कोई मार ना दे, तो अब ये किसके संरक्षण में चला गया है, अंग्रेज के संरक्षण में। यानी अंग्रेज इसको अब गारंटी दे चुका है कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा संरक्षण हम लेते हैं, ठीक है। तो यही संरक्षण में कब तक रहता है, इलाहाबाद में रहता है 72 ईस्वी तक। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है सो बताते हैं। अब 1772 के बाद, 1772 के बाद यानी 1772 ईस्वी में क्या होता है कि मराठा के ये संरक्षण में, यानी मराठा इसकी गारंटी लेता है, ठीक है। मराठा के संरक्षण में क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है, ये कौन, शाह आलम द्वितीय कहाँ पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। बोलता है कि चलो हम तुम्हें दिल्ली लेकर के चलते हैं, तुम्हारा वजीर ना तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ठीक है, उसकी गारंटी हम लेते हैं। कौन बोल रहा है, मराठा। तो ये मराठा के संरक्षण में चला जाता है। तो मराठा के संरक्षण में चले जाने के बाद ये कहाँ जाता है, दिल्ली। तो ये 1772 से लेकर के 1803 ईस्वी तक किसका संरक्षण रहता है, तो यही मराठा का संरक्षण रहता है, यानी सुरक्षा की गारंटी लेता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब क्या था कि एक व्यक्ति है, कौन है, तो गुलाम कादिर, ठीक है। ये गुलाम कादिर एक व्यक्ति है। ये गुलाम कादिर क्या कहता है कि 1778 ईस्वी में, देखिए 72 में आया है, जस्ट 6 साल के बाद क्या कहता है कि गुलाम कादिर एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है, ये शाह आलम द्वितीय को आंखें फोड़ देता है, यानी अंधा बना देता है। वो जो देखे ना, गंगा जल तेजाब डाल देता है। तो पता नहीं क्या किया था, वो तो सब तो किताबें बातें नहीं लिखी जाती है वो सब चीजें, लेकिन सिर्फ ये बातें बताया गया है कि ये व्यक्ति को क्या कर दिया गया था, यही गुलाम कादिर के द्वारा अंधा बना दिया गया था, यानी अंधा, इसे आंख फोड़ दिया था। अब जब इसे आंख फोड़ दिया था, अब पता ना पूरी तरह से दिखाई देता था या नहीं देता था, क्योंकि उस टाइम तो हम थे नहीं, तो कैसे पाएंगे, समझ रहे ना। अब क्या था कि जब ये व्यक्ति अंधा बन जाता है, तो ऐसा बात नहीं है कि राजा नहीं रहता है, राजा अभी भी रहता है, ठीक है, राजा अभी भी रहता है, क्योंकि अभी संरक्षण किसे प्राप्त है, तो अभी संरक्षण मराठा भी लिए हुए है। अभी इस रक्षा की गारंटी कौन लिए है, तो 1772 ईस्वी तक कौन लिए हुए था, यही अंग्रेज लिए हुए था। लेकिन 1772 के बाद कौन सुरक्षा की गारंटी लेके बैठ चुका है,
अब सुरक्षा की गारंटी लेकर के बैठा है कौन? तो यही बैठा हुआ है मराठा। अब क्या होता है कि 1800, अब यहाँ पे फिर मिटा देते हैं ताकि फिर आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि 1803 ईस्वी की बात है, 1803 ईस्वी की बात है। तो 1803 ईस्वी में क्या होता ना है कि बेसिन की संधि होती है, बेसिन की संधि। तो ये बेसिन की संधि क्या था? तो बेसिन एक टापू है, ठीक है। जब मराठा पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे उसकी कहानियां, वहां से हम चलेंगे, ठीक है। बेसिन की संधि होती है तो पूछिएगा कि बेसिन की संधि किसके बीच में होती है? तो यही बेलेजली होता है, बेलेजली। और एक तरफ कौन है? बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय ये मराठा का पेशवा है। इसके बीच में क्या होती है? बेसिन की संधि होती है। यानी बेसिन एक द्वीप था, ठीक है, टापू था। वो क्या करता है कि मराठा अंग्रेज को दे देता है, ठीक है, और सुरक्षा की गारंटी लेता है कि आप हमें सुरक्षा कीजिए। वही था, जब हम पढ़ाएंगे वहां पे मराठा तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी अपना संरक्षण अब किसके संरक्षण में? अब खुद ये जो था ये मराठा खुद अंग्रेज के संरक्षण में आ गया। हम इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। यानी अब बेसिन द्वीप दे करके अब जो अंग्रेज का सैनिक है, यानी अंग्रेज का जो सैनिक अब बाजीराव द्वितीय को क्या करेगा? अपना संरक्षण प्राप्त करेगा। तो अभी आप देख रहे थे कि जो व्यक्ति, जो मराठा शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दे रहा था, तो क्या अब वो दे पाएगा? क्योंकि ये व्यक्ति तो खुद अब अंग्रेज का संरक्षण ले लिया है ना। तो अब ये क्या इसे संरक्षण दे पाएगा शाह आलम द्वितीय को? नहीं ना। तो अब समझ गए ना। तो अब फिर संरक्षण किसके हाथ में आ गया? तो अब फिर संरक्षण अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। किसको? शाह आलम द्वितीय का संरक्षण अब किसके हाथ में आ गया? अंग्रेज के हाथ में आ गया। और इसी शाह आलम द्वितीय के शासन के काल में ही क्या होता है कि दिल्ली पर अंग्रेज क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। यानी दिल्ली का जितना क्षेत्र था ना उस पर क्या कर लेता है? ये अधिकार कर लेता है। और सिर्फ अब शासन इसके कहां तक रह जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ शासन अब यहीं तक सिमट करके रह जाता है। अब इसे क्या किया जाता है कि पेंशनर बना दिया जाता है, यानी पेंशन सिर्फ आपको दिया जाएगा और बाकी कुछ नहीं। क्योंकि दिल्ली पर अब अधिकार किसका हो चुका है? अब अधिकार अंग्रेज का हो चुका है। और सिर्फ अब इसे पेंशन दिया जा रहा है। किसे? तो यही राजा को किसके द्वारा? तो अंग्रेज के द्वारा। और फिर 1806 ईस्वी में किस व्यक्ति के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसी का बेटा कौन बनता है? अकबर द्वितीय। इसी के बाद इसका बेटा बनता है 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक वो भी रहता है। तो पूछिए कहीं कौन? तो ये अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय को देखिए, थोड़ा सा ये काम है इसमें हमें देखना है। जैसे में राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय। तो ये राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दिया था ना, ये राजा की उपाधि यही दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। अब ये व्यक्ति अकबर द्वितीय, जिसमें अब पेंशन कहाँ से स्टार्ट हो गया है? पेंशन शाह आलम द्वितीय से पेंशन स्टार्ट हो गया है। यानी इसके बाप को पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया था अकबर द्वितीय को, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया था। लेकिन क्या था ना कि अब ये पेंशन के सिलसिले में इसको पेंशन नहीं मिल रहा था। पेंशन कहाँ से स्टार्ट हो गया? शाह आलम द्वितीय से पेंशन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अकबर द्वितीय को पेंशन नहीं मिल रहा था। तो यही पेंशन के लिए ये क्या होता है कि राजा राम मोहन राय को क्या करते हैं कि इंग्लैंड भेजते हैं, ठीक है, कि आप इंग्लैंड में जाओ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, हम तो अनपढ़ गवार है ये हैं, हमको तो कुछ बुझाता नहीं है, और बाकी जो है सब बेवकूफ है, ठीक है, आप ही तो हमें एगो पढ़ा लिखा लगते हो, समझदार हो, ठीक है। क्योंकि इस समय ही क्या होती है कि 1829 ईस्वी में क्या होता है कि सती प्रथा का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ये सती प्रथा का अंत कब किसके किसके समय में होता है? तो यही लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में होता है, ठीक है। और ये किसके सहयोग से? तो यही राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या होता है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का क्या होता है? अंत होता है। तो ये अकबर द्वितीय को भी लगता है कि ये तो काफी पढ़ा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि अंग्रेज से सीधा अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो जैसे में आज भी वो चीज है कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में सीधा बात करता है तो लगता है कि वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। तो अब उस समय
समझिए कि गवर्नर से बात करना कितनी बड़ी बात थी, समझ रहे हैं ना, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से बात करना कितनी बड़ी बात थी, सीधा बात करता था। और इसके सहयोग से सती प्रथा को भी क्या कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। तो इनकी पहचान काफी बढ़ चुकी थी राजा राम मोहन राय की, ठीक है, इनका कद समाज में काफी ऊंचा हो गया था। तो इसीलिए क्या करता है ये अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय को क्या करता है कि इंग्लैंड भेजता है कि आप जाइए, सारी खर्चा हम उठाएंगे आपको, आप हमारी पेंशन की बात कीजिए अंग्रेज से वहां जाकर के, ठीक है। ये सब तो सुन नहीं रहा है, तो सब तो निठल्ला है। तब क्या होता है कि ये राजा राम मोहन राय चले जाते हैं और इंग्लैंड में ही एक ब्रिस्टल नामक स्थान है, वहां पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किनकी, राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस समय अकबर द्वितीय के शासनकाल में सिर्फ क्या है, लाल किला तक ही इसके शासन को क्या है, सीमित रह चुकी है। क्योंकि दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया था, तो यही शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही। तो अब शासन कहां तक सिर्फ सिमट करके रह गया है, तो जो लाल किला है वहां तक इसके शासन को सिमट करके रह चुका है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1837 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1837 ईस्वी में कौन बनता है, 1837 ईस्वी में बनता है, ये 57 तक रहेगा, तो ये बनता है बहादुर शाह द्वितीय। कौन बनता है, ये बहादुर शाह द्वितीय बनता है। ये बहादुर शाह द्वितीय, इसका एक उर्फ नाम बोलिए या मूल नाम बोलिए, वो क्या था, जफर, ठीक है। अब ये क्या था, अब ये क्या था ना, सिर्फ इसकी कार बारे में कहानियां थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब इस अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको मिटा सके। थोड़ा सा इधर हम मिटा लेते हैं, देखिए अब देखिएगा ये जफर खां कब बन रहा है, तो ये जफर खां जो बन रहा है ना, ये 1837 ईस्वी में बन जा रहा है, ठीक है। इसका मूल नाम क्या था, जफर था, ठीक है। अब इसका सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, वो महत्वपूर्ण चीज पूछता है, और ये जो पूछता है ना, ये तो बहुत से लड़के से नहीं बन पाते हैं। तो जैसे में ये लाल किला आप देख रहे हैं ना, क्योंकि इसका शासन सिर्फ लाल किला तक सिमट करके ही रह गया था। अब ये लाल किला जो देख रहे हैं ना, तो ये लाल किला में क्या था, एक हीरा महल बनाया था। तो पूछेगा कि लाल किला में हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किला में हीरा महल का निर्माण यही बहादुर शाह द्वितीय ने करवाया था। ये बहादुर शाह क्या करवाया था, बहादुर शाह द्वितीय ने लाल किला में हीरा महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब क्या होती है कि 1857 ईस्वी की बात है। 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह क्या होता है, जिसमें से सैनिक क्या होते हैं कि सैनिक अपना नेता किसे चुनता है, तो यही बहादुर शाह द्वितीय को चुनता है, ठीक है। क्योंकि इस भारतीय लोग क्या कहते हैं कि हमारे तरफ से कोई मेन लीडर कौन रहेंगे, मेन राजा कौन रहेंगे, तो यही बहादुर शाह द्वितीय को क्या करता है, अपना नेता चुनता है, यानी अपना राजा चुनता है। जिसमें क्या होता है कि ये 1857 के विद्रोह में क्या होते हैं, ये बहादुर शाह द्वितीय भाग लेता है, यानी भाग लेते हैं। और भाग लेने के क्रम के ही यानी खिलाफ ही बोलिए, तो ये हडसन एक क्या है, अंग्रेज है। ये हडसन क्या करता है कि इसे गिरफ्तार कर लेता है। कैसे करता है, गिरफ्तार कर लेता है, और इस पर क्या चलाता है, मुकदमा चलाता है। और ये मुकदमा चलाता है, इसके बाद इसे कहां भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। और रंगून में ही 1862 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ से मुगल सम्राट क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और 1 नवंबर कब, 1 नवंबर 1858 से महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जो जिसमें बोला जाता है, उससे मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह कौन था, द्वितीय था। इसका एक और नाम क्या था, जफर खां, ठीक है। लाल किला में हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो यही करवाया था किसने, बहादुर शाह द्वितीय। इसे गिरफ्तार किसने किया था, तो हडसन नामक व्यक्ति ने किया था। इन्हें कहां भेजा गया था, तो रंगून, ठीक है। तो लाइट कट गया, ठीक है। अभी में पड़ता है म्यांमार जिसे आप बोलते हैं, वहां एक स्थान है, शहर का नाम है, उसे रंगून में भेज दिया गया था। किसे, यही बहादुर शाह द्वितीय को।
और 1862 ईस्वी में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। कई तरह के क्वेश्चन क्या है ना, ये पूछेगा कि ये अंतिम बादशाह कौन था, तो आप देख रहे हैं अंतिम बादशाह कौन है, बहादुर शाह द्वितीय है। ठीक है, हीरा महल का निर्माण किसने करवाया, तो इसने करवाया। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय ने करवाया था। फिर उसके बाद क्या पूछेगा कि इसे कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, मृत्यु कब होता है, 1862 ईस्वी में मृत्यु होता है। ठीक है, यहाँ तक तो पूरी तरह से है। और इसकी शासन क्या हो गई थी, जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र होता है इलाहाबाद से, जिसका घोषणा किया जाता है, उसमें इसकी साम्राज्य को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यानी मुगल साम्राज्य के शासन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। अब किसका शासन स्थापित हो जाता है, तो यही अब जो पूरी तरह से जो शासन था कंपनी से भी छीन लिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी क्या होता है, छीन लिया जाता है। अब पूरी की पूरी शासन अब अंग्रेज के राजा के हाथ में चली जाती है, यानी रानी के हाथ में चली जाती है। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक थे। और ये अभी तो इसके पार्ट जो और इसके सिलसिले में है वो सब आते रहेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि अभी अब अवध को भी पढ़ना है, मराठा को भी पढ़ना है, सिख को भी पढ़ना है, फिर कई सारे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज है। तो हम छोटे छोटे पार्ट में लाते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी हमें सपोर्ट की भी जरूरत है। तो अगर आप सपोर्ट दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम दीजिए, जरूर होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।